हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन। जी हाँ, आज के इस एक क्लास के अंदर तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट रिवीजन होगा और 22 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो यूनिट है, एक है नेशनल इनकम 10 नंबर का और एक है एडीएएस 12 नंबर का। इसके जो न्यूमेरिकल है नेशनल इनकम के, उसको मैं अलग से कराऊंगा। एडीएएस के जो न्यूमेरिकल है उसको उसकी वीडियो अलग आएगी। इस पूरे चैप्टर की जितनी भी क्लास डायग्राम है उसकी अलग से वीडियो आएगी। जितने भी डायग्राम इस पूरे के पूरे एडीएएस में, बाकी नेशनल इनकम में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला है। एडीएएस में जितने भी डायग्राम है उसकी अलग से वीडियो आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जुड़े रहना साथ में। क्लास टिल एग्जाम तक आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी और ये बिफोर एग्जाम का रिवीजन है, आखिरी रिवीजन है, जब मैं आपको आज वन शॉट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैक्रो खत्म करूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर चीज कवर होगी। न्यूमेरिकल मिसमैच ना हो जाए क्लासेस के अंदर, तो इसीलिए इसकी अलग से वीडियो होगी। तो आप न्यूमेरिकल वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, एडीएएस के भी, नेशनल इनकम के भी, और डायग्राम चार्ट्स वगैरह वो अलग से आएगी। ठीक है, डोंट वरी, तुम्हारा पूरा 40 आउट ऑफ 40 का प्रिपरेशन होगा। ऐसे ही एक वीडियो और आएगी जिसमें आईडी हम पूरा वन शॉट में कवर करेंगे। भले ये वीडियो कितनी भी लंबी बने, आई डोंट केयर, मुझे क्लास आप सबसे सपोर्ट चाहिए, रेस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन कर लो कंप्लीट। तो फिलहाल आज अगर हम बात करें, हम दो चैप्टर कवर कर रहे हैं आज, सिर्फ नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और कवर करेंगे 22 मार्क्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला चैप्टर हमारा नेशनल इनकम। क्लास नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी इकोनॉमी में चार तरह के सेक्टर्स होते हैं जो हम पूरे इस चैप्टर में यूज करेंगे। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, जहां पे कंज्यूमर्स होते हैं, हम लोग, आप लोग। दूसरा होता है फर्म, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड। ये चार तरह के सेक्टर्स हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी रन करती है। कहीं कुछ ना कुछ लेन देन इन चारों सेक्टर से हमारा चलता रहता है, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, पेपर में आ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जहां से हमारे पास इनकम आती है, इनकम वापस चली जाती है, फिर वहां से इनकम आती है, फिर इनकम वापस चली जाती है। इस तरीके से इनकम का जो फ्लो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर। जहां से इनकम आती है वहीं इनकम चली जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमें ये चीज जो पढ़नी है वो टू सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ना है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी, जहां पे हाउस होल्ड होंगे और फर्म होंगे। यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होते। तो मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूं किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे हाउस होल्ड और दूसरा है यहाँ पे फर्म, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड फर्म आप इसे अपनी सिंपल भाषा में बना बना के अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है इसके बदले, फैक्टर पेमेंट्स, लैंड पे रेंट, ठीक है। उसके बाद लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप को यानी ओनर को क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यानी कि हाउस होल्ड ने इनको दिया फैक्टर सर्विसेज और इनसे आ गया फैक्टर पेमेंट, इनको पैसा मिल गया। फैक्टर पेमेंट मतलब काम करने के बदले जो आपको पैसा मिला है, राइट। अब फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, सामान बनाएगा। तो फर्म क्या करेगा, क्या बेचेगा इनको, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। फिर ये फ्री में तो नहीं बेचेंगे क्लास, ये क्या करेंगे, वापस पैसा इनको दे देंगे, दैट इज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हाउस होल्ड ने फर्म से इनकम जनरेट किया, वापिस ये पेमेंट फर्म को वापस कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते वक्त। तो अगर आप देखो ये दोनों तरह के जो फ्लो हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनल या मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। जबकि ये जो दोनों तरह के फ्लो हैं, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। जो रियल फ्लो होता है इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। और ये कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज को मेजर करता है। जबकि यहाँ पे जो नॉमिनल फ्लो आता है क्लास, उसके अंदर क्या है क्लास, यहाँ पे देखो रियल फ्लो में जो है वो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, वो रिकॉर्ड होता है। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है इकोनॉमी के अंदर। जबकि जो नॉमिनल फ्लो है, ये जो पूरा का पूरा नॉमिनल फ्लो है, ये मनी सप्लाई को मेजर करेगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी हो रही है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। तो हाउस होल्ड फर्म को ये देता है, ये सब चीज लेता है। तो इसको आपने डायग्राम जरूर बनाना है, इस तरीके से बना के नीचे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर हो जाएगा, राइट। हो गया क्लास, यहां तक आराम से करेंगे तसल्ली से, छुट्टियां अच्छी खासी हैं इसके अंदर।
तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा एक नंबर का छूटेगा नहीं, चाहे वो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाला पार्ट हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, सब कुछ यहाँ पे करेंगे क्लास, सब कुछ यहाँ पे होगा। बस आप इस चैनल को इन डेप्थ पढ़ते चले जाओ, फॉलो करते चले जाओ क्लास, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात मानते चले जाओ। दिन रात आपने देखा बीएसटी में कितनी जी जान लगा के हम लोगों ने मेहनत किया, अकाउंट्स के अंदर भी हम लोगों ने जी जान लगा के पूरी मेहनत की। तो अब बीएसटी में अकाउंट्स में जब अच्छे से हो गया तो इको में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब इसके अंदर देखना तीन तरह के फेजेस होते हैं। पहला फेज जो होता है वो होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज वो फेज है जहां पे फैक्ट्री ओनर ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लेके प्रोडक्शन करना चालू किया, उसको बोलते हैं जनरेशन फेज। जब जैसे ही जनरेशन होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल लेके प्रोडक्शन करना चालू करेगा, तो फिर फैक्ट्री इनकम देना चालू करेगा, लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पहली बार लोगों के पास इनकम आ गई, दिस इज कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे और हमारा कंजप्शन किसी और की इनकम बनेगा, हमारा एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगा, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। सर्कुलर फ्लो इनकम मैं बता चुका हूं क्लास, रियल फ्लो आपको बता दिया मैंने क्लास। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली इसे फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है, जीडीपी को मेजर करता है। मनी फ्लो जो होता है क्लास, इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। और ये वो फ्लो है क्लास जो कहां से होता है? जो हाउस होल्ड फर्म को करती है क्या? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म करता है हाउस होल्ड को क्या? फैक्टर पेमेंट। तो ये दोनों फ्लो होता है क्लास नॉमिनल फ्लो, इसको मनी सप्लाई बोलते हैं। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई हो रही है उसको मेजर करेगा। अगला स्टॉक और फ्लो, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछ सकता है आपको, या फिर क्लास आपको ये पहचानने के लिए बोल सकता है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक का मतलब वो वेरिएबल जो कि मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो वो वेरिएबल है क्लास जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक की बात करें, इट इज नॉट टाइम डायमेंशन एज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये टाइम डायमेंशन नहीं है, जबकि फ्लो क्या है क्लास? ये टाइम डायमेंशन है, क्योंकि किसी क्लास पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पीरियड है, पर मंथ यहाँ पे आता है, पर मंथ, पर एनम है ना, गाड़ी की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो वो टाइम लग जाता है, वो फ्लो है। ये स्टैटिक है, चेंज नहीं होता, ये डायनामिक है, ये बहुत चेंज होता है। जैसे गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज होती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 100, 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है नोएडा से, वो पूरा का पूरा क्या है क्लास? वो सेम है, वो चेंज नहीं होता, वो पूरा का पूरा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, दिल्ली टू नोएडा का डिस्टेंस, स्टॉक पानी भरा हुआ टंकी में, बैंक का आपका डिपॉजिट, आपकी कैपिटल, आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे, सारा स्टॉक है। मतलब इन सबको मेजर किया जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। इवन कैमरा इज स्टॉक, कैमरे से फोटो खींचोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पाएगा। लेकिन फ्लो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। लाइक पॉकेट अलाउंसेस, गाड़ी की जो स्पीड है दिल्ली से नोएडा जाते वक्त, राइट, टंकी में जो पानी फ्लो हो रहा है, डिमांड है सब, अगर पानी लीक हो गया, बहने लगा, तो वो फ्लो हो गया। कंजप्शन पूरे साल का होता है, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी और इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा क्या है क्लास? आपका फ्लो है। तो डिफरेंस ध्यान रखना विद बेसिस। बेसिस क्या क्या है? मीनिंग, बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग, टाइम डायमेंशन, नेचर एंड एग्जाम्पल। चलो, अब डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला फाइनल गुड्स, वो सामान जो पूरी तरीके से बन के तैयार है और उसे यूज कौन करेगा? फाइनल यूजर। पहली बात, बन के तैयार है और जो यूज करेगा वो फाइनली उसे यूज करने वाला है, वो सारी किसी को बेचेगा नहीं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, यानी कि इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं क्लास? ताकि हम इससे बना के कुछ और सामान बेच सकें, उसको बोलते हैं क्लास इंटरमीडिएट गुड्स, या सीधा सीधा उठा के रीसेल कर सकें। कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स होता है क्लास जहां पे कंज्यूमर चीजें अपने लिए खरीदता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए खरीदता है। कैपिटल गुड्स का सीधा सा एग्जांपल है क्लास मशीनरी, वो मशीनरी जो किसी बिजनेस का फिक्स असेट है। मेरे घर पे भी मशीन है, लेकिन क्लास वो कैपिटल गुड्स नहीं है। अगर यही मशीन मेरे बिजनेस में होता, मेरी दुकान में, मेरी फैक्ट्री में होता, तो वो क्लास क्या कहलाता? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स यानी वो मशीन जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट यूज किया जाता है, राइट। अब सुनो मेरी बात, फाइनल गुड्स पे मान लो एक एसी मैंने घर के लिए खरीदा, कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। एक एसी मैंने घर के लिए खरीदा, तो ये फाइनल गुड्स है। यही एसी मैंने बिजनेस के लिए खरीदा, तो भी वो फाइनल गुड्स है। घर पे मैं यूज कर रहा हूं, घर पे जो खर्चा किया उस एसी को खरीदने में जो खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन यही एसी अगर मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, उस पे जो खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि है दोनों ही केस में एसी इज अ फाइनल गुड, वो फाइनल गुड्स ही है, लेकिन खर्चा अलग है। घर के लिए जो एसी खरीदा उसका खर्चा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लिए जो एसी खरीदा है उसका खर्चा है क्लास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। दूसरी बात, जो कभी कभी ना क्या होता है, एक ही गुड्स फाइनल भी हो जाता है, इंटरमीडिएट भी। मैं घर के लिए चीनी खरीद रहा हूं, तो ये चीनी फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर यही चीनी एक मिठाई बनाने वाला खरीदेगा, तो उसके लिए क्या है क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स बेसिकली, फाइनल गुड्स को कोई भी यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है। प्रोड्यूसर यूज करता है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर यूज करता है तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, राइट।
चलो ये सब बता दिया क्लास मैंने। बाकी जो कंज्यूमर गुड्स है वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन सा होता है? जो एक से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साल के लिए, कई बहुत लंबे समय के लिए यूज़ किया जाता है, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एप्पल खा लिया खत्म हो गया, गैस जल गया बर्न हो गया खत्म हो गया, है ना, या फिर आपने ब्रेड खा लिया खत्म हो गया, बेसिकली जो खाने पीने का आइटम होता है। और कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, बेसिकली जितनी मशीन्स होती हैं जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट रखा जा रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं क्लास, इन्हें ध्यान रखना है। बाकी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मीनिंग वगैरह सब कुछ समझ आ जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडी टू यूज है, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? फाइनल यूजर। सामान पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन उस तैयार सामान को यूज कौन करेगा? जो फाइनली उसे यूज करने वाला है। फाइनली मैं बार बार बोल रहा हूँ, मशीन इज अ फाइनल गुड। एसी मशीन घर के लिए खरीदो चाहे बिजनेस के लिए खरीदो, वो हमेशा रहेगा फाइनल गुड से। अल्टीमेटली आप ही यूज कर रहे हो, आपके काम से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस एसी को बेचने के लिए खरीदते हो, द पर्पज इज फॉर रीसेल, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो है जो रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है क्लास? दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, यानी ये फाइनल यूजर द्वारा रेडी फॉर यूज नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर यूज नहीं है। किसके द्वारा? फाइनल यूजर द्वारा। पर्पस क्या है? देखो, फाइनल गुड्स से या तो आप घर के लिए खर्च कर सकते हो या बिजनेस में लगा सकते हो, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है क्लास? या तो आप उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करोगे या रिसेल करोगे, या आपने दूध खरीदा सीधा दूध उठा के बेच दोगे डेयरी वाले जैसे बेचते हैं, या फिर आप क्या करोगे? उस दूध से दही बना के बेचोगे, उस दूध से क्लास कुछ और सामान बना के बेचोगे, मिठाइयाँ बना के बेचते हो मान लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो जो फाइनल गुड्स है वो डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में भी नेशनल में। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर ही इंक्लूड होती है। अब जो चीनी खरीदा है दुकानदार ने मिठाई बनाने के लिए, उस चीनी की कीमत उस मिठाई की कीमत में ऑलरेडी इंक्लूड होगी, राइट। अगला क्या? वैल्यूएडिशन, क्योंकि ये सामान बन के तैयार है। फाइनल गुड्स इज क्लास क्लियरली वो रेडी है, बिल्कुल सामान बन के तैयार है, इसीलिए क्लास इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई वैल्यू आप ऐड नहीं करोगे, सामान पूरी तरीके से बन के तैयार है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो बन के तैयार नहीं है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री जो है ना, जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, प्रोडक्शन जहां होता है उस जगह से बाहर जा चुका है, लेकिन ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं गया है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ये हो गया प्रोडक्शन बाउंड्री वाला, ये क्रॉस कर चुका है, क्रॉस नहीं किया। मिल्क खरीदा है हाउस होल्ड ने तो कंजप्शन के लिए, तो ये फाइनल गुड्स है। मशीन खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी वो फाइनल गुड्स है। रीसेल के लिए खरीदते तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता, राइट। मिल्क परचेज बाय ये बिस्किट, बिस्किट बनाने वाली कंपनी अगर दूध खरीदती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगी। जबकि मिल्क खरीदा है डेयरी शॉप ने रीसेल के लिए तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि सीधा उठा के उसको बेचा जाएगा। अभी शुरू हुआ है नेशनल इनकम, अभी बहुत लंबा जाना है और आपकी बोर्ड का पेपर है। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ क्लास, तो अगर आप उठ के बीच में चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत गलत बात है। आपने कसम खा ली है कि आपको टिल जब तक ये वीडियो एंड नहीं होता पूरा का पूरा हर चीज़ दिमाग में रखना है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, बैक करके देखो, फास्ट फॉरवर्ड देखो, स्लो देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मैं अलग से शूट कर रहा हूँ खड़े होकर आपके लिए। अपने इस बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल रहा हूँ क्लास, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का स्कोर देखना चाहता हूँ 40 आउट ऑफ 40। मैं चाहता हूँ जब आप पेपर दे के आओ, जैसे अकाउंट्स में, जैसे बीएसटी में आप पेपर दे के आओ तो तारीफ करो, अच्छा लगे आपको कि सर आपने इतनी मेहनत की और हमने बहुत अच्छा किया और हम और लाइफ में और अच्छा करेंगे। तो बहुत मेहनत है क्लास में, शायद ही लाइफ में कभी भूल पाऊँ इन समय को, इन चीज़ों को जो क्लास चल रही है आप लोगों के साथ, जो वक्त यहाँ पे गुजर रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग, यही क्लास आगे जाके मुझे बहुत याद आएंगे और आप सब लाइफ में कुछ ना कुछ बनो, यही क्लास मेरी प्रे है, यही आशा करता हूँ। लाइफ बहुत अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो, अपने घर वालों को प्राउड फील कराओ, कुछ बनो लाइफ में। अच्छा, नेशनल इनकम कहते किसको है? देखना क्लास, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो जो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सबकी इनकम को क्या बोलते हैं क्लास? नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं क्लास? वो एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम, वो एरिया जहां पे डोमेस्टिक इनकम जनरेट होती है। यानी कि हमारा इंडिया का मैप पूरा का पूरा वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी है, जिसके अंदर क्या क्या आता है ध्यान समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सबसे पहला शिप्स और एयरक्राफ्ट, जितने भी जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अगर वो ऑपरेट कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट, अगर जैसे मान लो एयर इंडिया है, भले एयर इंडिया का प्लेन जापान चाइना में जा रहा है, लेकिन क्लास वो किसके
डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। एयर इंडिया इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सिमिलरली प्लेन ऑपरेट बाई टर्किश एयरलाइन बिटवीन इंडिया से ब्रिटेन, टर्किश का एयरलाइन ब्रिटेन से इंडिया जा रहा है तो वो टर्की की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि डोमेस्टिक टेरिटरी ओनर जहां का है उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्लास आप उसको इंक्लूड करोगे। दूसरा क्या है, फिशिंग वेसल। इस तरीके से क्लास मछली पकड़ने के लिए वेसल्स बनी होती हैं, दिस इज कॉल्ड फिशिंग वेसल्स। तो फिशिंग वेसल हो गया, ऑयल गैस नेचुरल गैस रिग्स हो गया जहां पे गैस वगैरह निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by residents of a country in international water where they have exclusive right of operation। एग्जाम्पल फिशिंग बोट, अगर वो इंडिया का फिशरमैन है, इंडिया का बोट है, तो भले ही वो इंडियन ओशन में है तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट होगा, राइट। एयरक्राफ्ट हो गया, फिशिंग वेसल हो गया। तीसरा एम्बेसीज, बाहर कंट्री की एम्बेसी अगर इंडिया में बनी हुई है तो वो क्लास हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट होगा। एम्बेसी कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्लास, एम्बेसीज की, राइट। अगला है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। एक तो बाहर कंट्री में हमारा अगर कोई एम्बेसी है तो वो इंक्लूड होता है, और क्या क्या नहीं होता। हमारी कंट्री में जो बाहर की एम्बेसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जैसे क्लास यूएस अपने मिलिट्री को भेजना चाह रहा है क्लास, जैसे मान लो अभी रशिया का वॉर चल रहा है ना क्लास यूक्रेन के साथ, तो जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या फिर मिलिट्री के लिए पूरा कोई कैंप वगैरह बनाया है, बेस कैंप वगैरह कुछ बनाया, स्टैब्लिशमेंट किया है, वो सबका सब क्लास हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसीज और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इंडिया के अंदर चाइना की एम्बेसी है तो ये चाइना के टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है तो रशिया के टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया के अंदर क्लास अगर मान लो यूएस की एम्बेसी है तो वो यूएस की टेरिटरी का पार्ट है। एम्बेसी अपना अपना होता है, हमारा नहीं होता, भले ही फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करता, वो कहाँ का है वो मैटर करता है। दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, भले ही वो हमारी कंट्री के अंदर है लेकिन क्लास ये बाहर का डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। एक तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एम्बेसीज और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, जीडीपी होता क्या है क्लास, पूरे देश में सुई से लेकर जहाज तक जितने रुपए का भी सामान बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देश में अगर सामान ज्यादा बन रहा है तो ये देश की भलाई को शो करेगा ना, ध्यान रखना क्वेश्चन पक्का बनेगा इससे। देश की जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं ज्यादा लोग, उनको इनकम ज्यादा मिल रही है, उनकी ज्यादा इनकम उनका खर्चा बढ़ाएगी और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर उसकी इनकम बनेगी तो वो खर्च करेगा। भाई मेरा खर्चा किसी की इनकम और क्लास किसी और का खर्चा मेरी इनकम, कोई मुझे पैसे देता है उसके लिए खर्चा है बट मेरे लिए इनकम है, मैं किसी और को पेमेंट करता हूं मेरे लिए खर्चा है बट उसकी इनकम है, राइट। तो जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, और हम जब भी इस तरह की जीडीपी की बात करते हैं हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते। रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो बेस ईयर प्राइस पे, पुराने प्राइस पे मेजर की जाती है, राइट, जो कि वैल्यूएबल होती है। तो जीडीपी तो बता दिया क्लास में। अब ये कहते हैं जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर शो करता है, बट देयर आर 4 एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शन है। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अच्छा ठीक है सर, जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, मान लिया, लेकिन जीडीपी जो बढ़ रही है वो अमीरों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का हिस्सा है वो अमीर लोग ले जा रहे हैं। कंट्री में गाड़ियां ज्यादा मतलब चल रही हैं, बिक रही हैं, पर जिनके पास गाड़ी नहीं थी, जो रूरल एरिया है उनके यहाँ नहीं, अमीर लोग, पहले एक गाड़ी थी फिर 2 गाड़ी हो गई, 4 गाड़ी हो गई। गरीब के पास पहले भी गाड़ी नहीं थी, अभी भी गाड़ी नहीं है। अवेलेबिलिटी फैसिलिटी अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अमीरों को ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है। गरीब के घर पे बिजली नहीं, अमीर के घर पे 10-10 20-20 लाइट्स लगी हुई हैं। तो कहने का मेरा सेंस क्या है, गरीब एक वक्त का खाना टाइम से नहीं खा पा रहा और अमीर जो है वो फूड को वेस्ट करे जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश की जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को बढ़ाता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये इसका लिमिटेशन है। यानी कि जहां पे अमीर लोगों को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा आउटपुट बन रहा है, उसका बेनिफिट सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। पुअर आर स्टिल पुअर, पुअर आर स्टिल हंगर, राइट। तो इसीलिए क्लास ये पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी।
सर देश की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी के अंदर तो सामान बन रहा है, सामान क्या बन रहा है, आर्म्स, हथियार, गोला बारूद, टैंक, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो अगर इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या गरीबी और भुखमरी को मिटाया जा सकता है? देखो डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए तो कोई भी आके अटैक कर देगा, बट क्या डिफेंस स्ट्रांग होने से गरीबी भुखमरी मिट सकती है? क्या डिफेंस गरीबी गरीबी को कम कर सकता है? नहीं, डिफेंस एक पीस इन्वायरमेंट हमें दे सकता है, लेकिन गरीबी भुखमरी को कम नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन डिफेंस गुड्स का बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट बट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ poor people may not rise. तो goods and services are produced more but it will be defense goods not consumption या consumer goods। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? डिफेंस गुड्स का, ना कि कंज्यूमर गुड्स का। ओके, तीसरा बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। आज भी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज चलता रहता है, इसने इसे सामान दिया, इसने इसे सामान दिया। बताओ जीडीपी में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जीडीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो सेल्स की वैल्यू क्या लिखोगे? इसने इसे गेहूं दिया, उसने उससे चावल ले लिया, सब्जी ले लिया, आटा दाल ले लिया, तो भैया कहाँ से आप इस एक्सचेंज को रिकॉर्ड करोगे? आप इसे रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो जितने भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैं क्लास, वो जीडीपी को अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लास जीडीपी ट्रू वेलफेयर शो नहीं करता। जीडीपी जो दिखा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि देश के अंदर अभी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं जहां पे आपने पैसा दिया नहीं तो ये रिकॉर्ड में आया नहीं। सोचो ना क्लास, सेल ही नहीं हुई तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड में कैसे आएंगी? तो बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो ये चीज क्लास जीडीपी वेलफेयर का लिमिटेशन है। फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था ABCD याद कर लेना, तो ए और वो कर देना क्लास, यानी कि ए काट देना, BCDE, ई तो ठीक है, ए कट जाएगा। बी फॉर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सी फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, और ई फॉर एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। देखो हम कोई भी देखो एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम जीडीपी के अंदर नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है हम इसे जीडीपी के अंदर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब मान लो किसी ने कूड़ा करकट किया, पॉल्यूशन किया, किसी फैक्ट्री ने, कोई पेनल्टी लगाई नहीं जा रही उसके ऊपर, वो पूरा कूड़ा करकट मतलब कि नदी में बहा रहा है, नाला बना दे रहा है, उसको आप कहाँ दिखाओगे? जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है दिखाओगे, पर प्रोडक्शन बढ़ने से जो पॉल्यूशन हो रहा है आप वो दिखा सकते हो। गाड़ियां बिक रही हैं वो दिखा सकते हो, जीडीपी में गाड़ियां बिक रही हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, जो कार्बन रिलीज हो रहा है क्या आप उसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो ये होता है क्लास एक्सटर्नलिटीज, जहां पे एक अच्छा काम कोई और कर रहा है लेकिन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। किसी ने पार्क बनाया, पौधे लगाए, गार्डन मेंटेन किया, हम गार्डन में टहलते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, बट हम क्या पे करते हैं? कुछ नहीं करते। तो इस चीज को जीडीपी में कैसे रिकॉर्ड करोगे जब कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही? तो इसमें जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जब कोई खराब काम करता है लाइक फैक्ट्री वगैरह जो पॉल्यूशन करते हैं उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक्सटर्नलिटीज, दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अगला है डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मैं बता चुका हूं क्लास, रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो मेजर किया जाता है कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस पे, कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस पे। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल जीडीपी कहता है पुराने ईयर में जो प्राइस था वही प्राइस अभी भी होगा, और ये ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर को शो करने के लिए। नॉमिनल जीडीपी न्यू प्राइस पे होता है, न्यू मतलब करंट ईयर प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है और ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। आप सबको मैंने फॉर्मूला याद करा रखा है, जरा मुझे बताओ क्लास, प्राइस इंडेक्स कहो या जीडीपी डिफ्लेटर कहो कि क्या प्राइस में चेंज है रियल और नॉमिनल में। जीडीपी डिफ्लेटर, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? ऊपर क्या आएगा? JKLMNOPQR, एन ABCD में सबसे ऊपर आता है, तो ऊपर आएगा नॉमिनल, नीचे आएगा रियल। चाहे जीडीपी लिखा हो चाहे इनकम लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होना चाहिए इन 100। ये फॉर्मूला है क्लास। तो अगर आप इससे रियल का फॉर्मूला बनाना चाहो तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला बना सकते हो, नॉमिनल का फॉर्मूला बनाना चाहो तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला भी खुद बना सकते हो, है ना। ये मैंने आपको लिखवा दिया, दूसरी साइड भेज के आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, राइट। चलो, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, किसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, किसे कहते हैं कैपिटल लॉस? कई सारे बच्चों ने बोला सर इंक्लूडेड, आइटम इंक्लूड, आइटम एक्सक्लूड में हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो डोंट वरी, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस पेपर भी कराया एक का, है कि नहीं, सैम्पल पेपर भी कराया, और वो भी क्वेश्चन क्लास आपको कराऊंगा जो इंक्लूड एक्सक्लूड का सेपरेट क्वेश्चन होगा, राइट। और ये सब चीज़ें चल रही हैं, अभी साथ साथ चल रही हैं, बहुत मेहनत करनी है इन 4-5 दिन की छुट्टियों में, और मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बस आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि मुझे और बेहतर करना है और इम्प्रूव करना है, राइट। मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, हर डिमांड को। आप मुझे बोलो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन आप सबको स्कोर करना है, आप सबको अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, और पेपर के बाद मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा गया फाइनली। उसके बाद क्लास शायद सो सकूँ मैं भी अच्छे से।
अच्छा, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं क्लास? डेप्रिसिएशन जब आप किसी एसेट को यूज करते हो, उसकी वैल्यू गिरती है ड्यू टू इट्स यूज, ड्यू टू इट्स पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू इट्स ऑब्सोलेंस, ड्यू टू इट्स मतलब कि लोअर वैल्यू, या फिर फैशन से आउट हो गया चीजें, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है? ये अनफॉर्सीन है, आप इसकी उम्मीद नहीं करते, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये आपका कैपिटल लॉस है। प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। तो भैया यहाँ पे आप एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर इससे नहीं होता है, क्योंकि आप एक नई मशीन के लिए पैसे जोड़ रहे हो, मशीन चुर गई, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, गायब हो गया मशीन, ठीक है, तो भैया आप उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बना सकते, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो ये सारी चीजें, देखो बहुत सारी चीजें बुक में ऐसी दे रखी हैं जो इररेलेवेंट है और आपको उसे नहीं करना है। जितनी चीजें मैं करा रहा हूं बस आप उतनी चीजें कर लो, दैट्स इनफ इनफ इनफ। इंक्लूड एक्सक्लूड वाला पार्ट, न्यूमेरिकल का पार्ट अलग से आएगा, मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता, मैं पहले भी मर्ज करा हुआ है, बच्चों का फीडबैक सही नहीं, बच्चे भूलने लग जाते हैं। थ्योरी को सेट करो, तुम्हारा टारगेट क्या है? अगले दिन मैं आपको एक दिन का गैप दे देता हूं, चलो एक दिन का गैप दे देता हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए इंडियन इकोनॉमी लेके आऊंगा, लेकिन तुम सब मुझसे प्रॉमिस करो, कमेंट में मुझे एक एक, अगर आप मेरे से जुड़े हो, दिल से जुड़े हो, और आप देख रहे हो कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज सारे बच्चे कमेंट करो, प्रॉमिस करो किसी भी कीमत में इस वीडियो को अच्छे से खत्म कर दोगे। इस वीडियो में जितनी बातें बताई हैं, जो भी थियोरी बताया, सुबह 4 5 6 बजे उठो, घूम घूम के लर्न करो, बार बार लिखो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को तसल्ली से लर्न करो, दोस्त के साथ लर्न करो, दोनों घूम घूम के लर्न करो, तुम उसे सुनाओ, वो तुम्हें सुनाए, आप दोनों लिखो आराम से, किसी भी कीमत पे विद इन 24 to 36 आवर्स तुम्हें ये मैक्रो 22 नंबर का पूरा खत्म करना है, जो इस वीडियो में है। फिर जो आपके न्यूमेरिकल हैं, जो आपके डायग्राम है, जो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाला पार्ट है, और कुछ की पॉइंट्स जो तुम्हें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कि ये चीज भी कर लोगे ना, ये 5 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी पास हो जाओगे। बट वो लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपको पास नहीं कराना चाहता, मैं आपको 40 में से 40 की प्रिपरेशन करा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब 40 में से 40 ले आएंगे लास्ट के 2 दिन 3 दिन पढ़ के, हाँ, बट जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो 40 लाएंगे, जिन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया मे बी वो 38 39 पे रह जाए, मे बी। मैं तो कोशिश करूंगा 40 से 40 की, बट देखो क्या पता, कई बार थियोरेटिकल सब्जेक्ट में राइटिंग की वजह से, कई बार टीचर का अलग ओपिनियन होता है, उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और ये है चैप्टर अकेला 12 नंबर का, और हम कवर करेंगे यहाँ पे 12 मार्क्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? पूरी इकोनॉमी में टोटल जो डिमांड हो रही है, टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम लोग, आप लोग डेली बेसिस पे कंजप्शन पे जो भी खर्चा करते हैं वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में आपने ये पढ़ा भी होगा। डिमांड है क्या? एक्सपेंडिचर ही तो है। मैं डिमांड कर रहा हूं मतलब खर्चा करूंगा, सीधी सी बात है, सामान खरीदने में, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये कंजप्शन डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स। इनकम में से टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य इनकम। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजप्शन, जितनी इनकम कम उतना कंजप्शन कम। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, राइट। दूसरा हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सरकार भी डेली बेसिस पे फाइनल कंजप्शन पे खर्चा करती है, चाहे सरकारी स्कूल का राशन हो, चाहे क्लास स्कूल की टीचर्स की फीस हो, चाहे क्लास बॉर्डर पे कोई खर्चा हो रहा है, राशन दिया जा रहा है गरीबों को, डेली बेसिस पे सरकार जो खर्चा करती है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का कंजप्शन हो गया। तीसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो भी खर्चा करता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि एडिशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, रियल स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदा, कुछ भी खरीदा। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं क्लास। पहला होता है इंड्यूस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चलाने के लिए इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। वो बिल्कुल जो है वो क्लास सॉरी एक सेकंड मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया यहाँ पे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो डिपेंड करता है क्लास इनकम पे। इनकम जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे क्लास आएगा लेवल ऑफ इनकम। इनकम जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो जितना इनकम ज्यादा उतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा हो गया ऑटोनोमस, ठीक है।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, मैं एक थ्योरी बताऊंगा, इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, प्लीज स्किप मत करना, चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं तैयार हूं इस बड़े बड़े चैप्टर को टैकल करने के लिए। थर्ड टाइम करा रहा हूं मैं आपको, थर्ड टाइम ये सेम चैप्टर। पहली बार मैंने डिटेल में कराया सिलेबस, दूसरी बार वन शॉट में कराया, तीसरी बार बिफोर एग्जामिनेशन। और कोई भी वीडियो जो है क्लास, मेरी सब वीडियो अलग है क्लास में, अलग ही शूट करता हूं हमेशा, ताकि आप लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले, आप लोगों को दिखे हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं निकाल रहा मैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा, हर चीज करा रहा हूं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो क्लास हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, इकोनॉमी के अंदर सरवाइव करने के लिए भी इतना इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आएगा लेवल ऑफ इनकम। जब भी पेपर में डायग्राम बनाओ, इस चैप्टर में काफी डायग्राम देखोगे आप, हमेशा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को फिल करो, नंबर से नहीं, 1 2 3 4 नहीं, नाम लिखो, फ्री हैंड से डायग्राम बनाओ और इसको क्लास बता दो। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम है, ये इंड्यूस है, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न पे, जबकि ये क्या होता है क्लास हर साल कांस्टेंट है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, चाहे क्लास काम हो चाहे ना हो, इतना तो करना ही पड़ेगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाईवे बनाती है सरकार, बाहर से मशीनें खरीदती है, एयरप्लेन खरीदती है बाहर से, क्लास फाइटर जेट प्लेन खरीदती है, राइट। तो इस तरीके से जो भी सरकार इन्वेस्ट कर रही है किसी कंपनी को खरीदने में, वो सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारे सामान की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए प्लस होगा, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारे सामान की डिमांड घट रही है, हम बाहर से खरीद ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट, इसमें प्लस होता है। तो एडी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो देखोगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के दो पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या क्लास आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। लेकिन 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 आपको पढ़ना है टू सेक्टर इकोनॉमी, और टू सेक्टर इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सी की बात करूं, इनकम का वो हिस्सा जो आप कंजप्शन पे खर्च कर देते हो उसको बोलेंगे सी। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया उसको बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, और इस जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन आप करते हो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये जो आई होता है क्लास, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। क्या है क्लास? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब क्लास इन्वेस्टमेंट, सो एडी क्या आ गया? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर मैं यहीं पे आपको डायग्राम बना के दिखा दूं इसका, एडी का सी प्लस आई का, तो ये हो गया क्लास आपका आई, ये कांस्टेंट है आई, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। वैसे आप लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट लिख सकते हो। जो सी है, सी ये थोड़ा ऊपर से बनता है इस तरीके से, यहाँ सी है, ये लेवल ऑफ इनकम है, वाई एक्स वाई। अब जो एडी का डायग्राम बनेगा ध्यान से देखना, ये तो हो गया क्लास सी, ये हो गया आई, और ये हो गया आपका एडी। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी और यहाँ पे सी दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलेंगे आई, ये वाई है, ये एडी है, ये आपकी लेवल ऑफ इनकम है। तो अगर आप देखो कि एडी और सी दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि आई कांस्टेंट है और ये दोनों कभी भी जीरो नहीं होते, इसको, इस इनकम को, इस कंजप्शन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी जब आपकी इनकम जीरो है तब आप जो कंजप्शन कर रहे हो, फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है और कंजप्शन बढ़ रहा है, सिमिलरली धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है और एडी भी बढ़ रहा है। तो एडी का फॉर्मूला क्या आ गया क्लास? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे समझ। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी का डायग्राम बता दिया आपको, आई का डायग्राम बता दिया आपको, एडी का पता चल गया। अब आते हैं ग्रिड सप्लाई। पूरे देश भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको हम नाम देते हैं क्या? एग्रीगेट सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल सप्लाई ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फर्स्ट, नहीं फिजिकल, गलती से टाइप हो गया क्लास, फिजिकल ईयर है। क्या है क्लास? फिजिकल ईयर। और एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, तो एडी के 5 कंपोनेंट है, प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। इस तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए। जब आप जी जान लगाओगे तो इस तरीके से याद होगा तुम्हें, पूरा का पूरा बुक जुबान पे होना चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा क्लास इंडियन मैक्रो, सब के सब चैप्टर को यहाँ खड़े होकर बिना देखे रिवीजन करा के बता सकता हूँ, क्योंकि इतनी बार पढ़ाया है, इतना एक्सप्लोर किया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास इस तरीके से आप भी कर सकते हो, मेहनत करो बस। जितना आप मेहनत करोगे ना उतना क्लास आप नियर फ्यूचर एंजॉय करोगे, ध्यान रखना। और इसका भी अपना मजा है, इसका भी अपना मजा है। क्या होता अगर मैं ये लंबी वीडियोस नहीं डालता तो
कुछ नहीं होता, मैंने सब करा रखा, मैं कह देता मेरी प्लेलिस्ट है देख लो आप, लेकिन नहीं, मुझे खड़े होकर आपको प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि हाँ हार्ड वर्क चल रही है, ताकि आप भी हार्ड वर्क करो। इसलिए मैं किसी दूसरे को कहने से पहले खुद पे अप्लाई करता हूँ चीज़ों को। और तुम्हें कसम खानी है किसी भी कीमत पे ADAS, और ये मैं बीच बीच में मोटिवेट कर रहा हूँ आपको क्योंकि लंबा टाइम है, आप टिक के बैठो, राइट। ADAS और नेशनल इनकम किसी भी कीमत में एट एनी कॉस्ट तुम लोगों को फिनिश करना है, एट एनी कॉस्ट। 36 आवर्स है तुम्हारे पास, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, 48 घंटे भी ले सकते हो, 2 दिन का समय लो। अगर 2 दिन में 22 नंबर कर लोगे ना, तो बाकी 2 दिन के अंदर तुम्हारे और 18 नंबर मैं करा दूंगा। बीच बीच में छोटी छोटी वीडियो इंपोर्टेंट डालता रहूंगा आपके लिए, जो जो मुझे लगेगा। मुझे अगर एक क्वेश्चन भी, और जो मैं अर्ली मॉर्निंग जितनी वीडियो डालता हूँ प्लीज उसे देखा करो, क्योंकि रात भर दिमाग में ज्ञान आता है कि हाँ यार ये चीज इस बार पूछ सकता है, ये चीज पूछ सकता है। इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारी क्लास क्वेश्चंस पता चलते हैं कि हाँ ये आ सकता है, और यही चीज़ मैं सुबह बता देता हूँ बच्चों को, पेपर में कई बार आ जाता है, आपने देखा ही ये क्लास है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था क्लास, कि एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट है, कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन के बारे में बता चुका हूँ, इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर देते हैं, विच इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। और वेयर एज जब आपकी इनकम जीरो है, उस टाइम पे आप जो कंजप्शन करते हो, इस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान चाहे कमाए ना कमाए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा ही खाएगा, राइट। तो सी कुछ ना कुछ तो हमेशा होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। अच्छा, सेविंग्स का क्या बताया मैंने, इनकम का वो हिस्सा जो आप कंजप्शन नहीं करते बचा लेते हो। इनिशियल लेवल पे सेविंग नेगेटिव होता है, फिर सेविंग जीरो होता है, फिर सेविंग पॉजिटिव होता है। जब सेविंग जीरो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, ब्रेक इवन पॉइंट। और एएस का जो फॉर्मूला होता है वो C+S होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। ब्रेक इवन वो पॉइंट है क्लास, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपकी इनकम, आपका कंजप्शन दोनों बराबर है। 100 कमाया, 100 खर्च किया, तो बचाया कितना, 0। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, चलो अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं C+S करके, मैं एएस का ही, देखो सी का तो आपको पता है, मैं एस का बता देता हूं। ये है क्लास सी का डायग्राम, ये है सी, और ये है आपका एस, ठीक है, ये एस हो गया। तो आप देखोगे ना, फिल जरूर करना डायग्राम को, और जहां मौका मिले वहां तुरंत से डायग्राम बना देना अच्छे से, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो सेविंग शुरू में क्या है, माइनस है, फिर जीरो हो गया, फिर प्लस, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर मैं क्लेरिफाई और कर दूं ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कॉपी में बना लो फटाफट, यहाँ पे C+S वाई। तो अगर मैं बोलूं कि ब्रेक इवन पॉइंट, तो जहां पे ये हमारी इनकम है, इनकम को एएस बोलते हैं। क्यों, एएस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C+S। वाई का जो फॉर्मूला है इनकम का, वो भी कंजम्पशन प्लस सेविंग है। तो आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल होगा, और ये 45 डिग्री होता है। क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको, पेपर में भी आ सकता है। तो आप देखोगे ये रहा वाई और ये रहा सी, तो जहां वाई और सी दोनों बराबर होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और आप देखोगे कि जहां पे वाई सी दोनों बराबर है, वहीं से सेविंग भी निकल के आएगा, सेविंग भी यहाँ पे जीरो होगा। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे जहां वाई सी दोनों बराबर है, उसी पॉइंट पे सेविंग भी जीरो है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब हम एएस की बात करेंगे कि एएस का डायग्राम को कैसे बनाना है, और एएस 45 डिग्री लाइन क्यों होती है। तो ध्यान से और अच्छे से समझना क्लास की एएस का डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो आप ये देखो, यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई या लेवल ऑफ इनकम 0 0 वाई वाई, ठीक है। अब सुनो, ये जो वाई है ना, स्मॉल वाई है, ये इनकम है। तो मैं एएस का बताया था क्यों 45 डिग्री लाइन होता है। देखो आप मान लो यहाँ पे 20 है, ये +20 है, -20 है, तो यहाँ से आप सी बना लो ये, राइट, और ये हो गया वाई। यही एएस होता है, जहाँ पे वाई और सी दोनों कट करेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे, नीचे से यहाँ पे एस से ये एस लाइन पास कराना। अगर ये प्लस का 20 है तो ये माइनस का 20 होगा। क्यों, अगर मेरी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग कितना होगा, -20। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन और सेविंग हमेशा दोनों बराबर होगा, लेकिन कंजप्शन जो रहता है वो प्लस में रहेगा, सेविंग जो रहता है वो माइनस में रहेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा एएस। तो C+S ये हो गया एएस का पूरा डायग्राम। अब सवाल ये है कि भाई एएस 45 डिग्री से क्यों होता है। ध्यान से और अच्छे से समझना, एएस 45 डिग्री से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ मैं रखता हूँ C+S, यहाँ रखते हैं वाई। तो आपको पता है C+S वाई के बराबर है, राइट। अगर मैं आपको एक एएस लाइन दे दूं यहाँ पे ड्रॉ करके, मैं मान लेता हूँ ये एएस है, और इसमें जितने भी पॉइंट है, अगर देखना क्लास, जितने भी पॉइंट यहाँ पे बना लो, लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, C+S, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है। और आप सबको पता है आप सबको पता है जो y है वो C+S के बराबर है। फिर यहां से लेके यहां तक क्या है क्लास, वाई है।
यहाँ से यहाँ तक सी प्लस, तो सी प्लस एस किसके बराबर है, वाई के। तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्विडिस्टेंट है। तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट है ना क्लास, वो इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे सी प्लस एस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वाई। तो वाई सी प्लस एस के बराबर है। भाई ये वाई लाइन है ना नीचे, और ये इधर की लाइन है सी प्लस एस। तो जितने भी पॉइंट क्लास आप यहाँ से देखोगे वो इक्विडिस्टेंट पे है। वो क्या है क्लास, इक्विडिस्टेंट पे। अगर तुम बोलोगे तो मैं इसका रिटर्न आंसर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सुनील पांडा के नाम से ही है। अगर आप कमेंट करोगे मैं डाल दूंगा रिटर्न आंसर की, पेपर में आ गया तो सर लिखेंगे क्या इसको, तो एज इट इज मैं आपको कॉपी में लिख के अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दे दूंगा, वो लिख के देना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। प्रूफ के लिए अपने ट्यूशन टीचर से आप चेक भी करा लेना, राइट। तो ये हो गया एएस 45 डिग्री लाइन से क्यों होता है। तो एएस का बता दिया क्लास मैंने, दो बातें लिखना, एक तो इक्विडिस्टेंट, एक इक्विडिस्टेंट लिखना क्लास यहाँ पे, और दूसरा कि 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता है। और ये प्रूव हो जाता है कि जो ये डिस्टेंस है इस लाइन का, इसके बराबर होगा, ये सी प्लस एस की लाइन है, ये वाई की लाइन है, सो वाई इक्वल टू सी प्लस एस, जिसकी वजह से क्लास ये डिग्री 45 डिग्री से बनता है। अगर आपको बाइसेक्ट लाइन बनानी है तो पक्की बात है वो 45 डिग्री से ही बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इक्विडिस्टेंट होगा तो बीच से लाइन निकलेगी, राइट। नेक्स्ट है क्लास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है ADAS अप्रोच, दूसरा अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अंडर ADAS अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर AD is equal to AS. Under saving investment approach, an economy is in equilibrium at a point when savings is equal to investment. These savings are plan savings, these investments are plan investment. These are not actual savings and not actual investment, these are plan saving and plan investment. If AD is equal to AS, it ultimately means that saving is equal to investment, क्योंकि AD का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई, AS का C प्लस एस, कैंसिल C, तो किसके बराबर बचा, S जो है Y के बराबर बचा। अब AD AS का हम डायग्राम बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा है, मैं इसमें आराम से टाइम दूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा। AD AS का बनाएंगे, फिर बनाएंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे बनाते हैं AD इक्वल टू AS का डायग्राम, फिर अगले पेज पे सेविंग इन्वेस्टमेंट का बनाएंगे, राइट। या चलो मैं एक साथ ही बना के दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा मेरे को लग रहा है बेटर होगा, राइट। मैं एक साथ ही बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको और नीचे बनाते हैं, राइट। अब बनाते हैं इसके 87 90, ये ऐसा हो गया, और ये वाला, ठीक है। अब सुनो, अंडर ADAS अप्रोच एन इकोनॉमी ये 0 y x 0 y डैश और ये y, ठीक है। तो मैं दोनों एक साथ बना के दिखाऊंगा। ADAS अप्रोच में इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब ADAS के बराबर हो, तो मुझे AD बनाना पड़ेगा पहले, राइट। तो मैं AD बना लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका AD एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये क्या हो गया क्लास आपका AD। AS 45 डिग्री से बनता है क्लास, तो 45 डिग्री से बना देंगे AS को, तो AS बनाते हैं 45 डिग्री से AS, तो यहाँ लिख देंगे ADAS, यहाँ लिखोगे इनकम मतलब Y और आउटपुट मतलब AS, तो AS तो Y के बराबर ही रहता है, लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट, राइट। तुम्हें एक बोलेगा, तुम एक बना के दिखाओगे, तुम्हें दोनों अप्रोच से बोलेगा, दोनों अप्रोच को साइमल्टेनियसली क्लास बना के दिखाओगे कॉरस्पॉन्डिंग में ऊपर नीचे। तो जहां ADAS के बराबर होगी वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं क्लास, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ से आप एक लाइन खींचोगे, ध्यान से देखना, यहाँ से आप, अच्छा यहाँ SI का भी बना देते हैं लगे हाथ, ये I है, ये I है, और सेविंग्स का भी मैं बनाऊंगा, बट उससे पहले आपको ध्यान एक छोटी सी बात का रखना पड़ेगा कि जहाँ पे ADAS बराबर है आपस में, जहाँ पे ADAS आपस में बराबर है, उस कॉरस्पॉन्डिंग लाइन पे ध्यान समझना, जहाँ ADAS आपस में बराबर है, ये हो गया क्लास फुल एम्प्लॉयमेंट, इसे ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, ये लाइन है ई का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये खाली है फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे ADAS के बराबर है, इसी लाइन से क्लास आप क्या करोगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट S को यहाँ से पास करा दोगे। आप सीधी लाइन खींचना स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे SI के बराबर होगा सेम पॉइंट, तो ये हो गया SI। तो आप देखोगे जिस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे ADAS के बराबर है
उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे नीचे एस आई के बराबर है। सो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एडी इक्वल टू एएस एंड सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आपने यहाँ शो कर दिया। तो ये हो गया एडी एएस अप्रोच का डायग्राम और ये हो गया आपका एस आई अप्रोच का डायग्राम। स्केड्यूल आएगा तो वो भी आप बना के लिख लोगे। सेविंग शुरू में नेगेटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और एएस तो वाई के बराबर ही रहेगा। जो एएस रहता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको 45 डिग्री से बनाएं क्लास, कोई जरूरत नहीं है, आप बस बीच से लिख देना, काट देना, आपको उसे एंगल नाप के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप क्लास ये ध्यान रखना, नंबर लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है क्लासेस के अंदर 1 2 3 4 वगैरह। पेपर में पेंसिल होगा तो पेंसिल से बनाना, पेन अलाउ होगा तो पेन से बनाना, जैसे अलाउ करेंगे। अगर पेंसिल से अलाउ करते हैं तो आप पेंसिल से बना देना, अदरवाइज पेन से आप बना सकते हो, राइट। लेकिन कोशिश करना कि पेन से अगर बना रहे हो तो गलती ना हो, फिर गलती होती है तो फिर आप कितना गंदा काटते हो, अच्छी चीज़ें देख के ही परेशान हो जाएगा। ओके तो आप इसे काटोगे फिर ऐसे पूरा बड़े बड़ा क्रॉस लिखोगे, है ना। तो इससे जब बेहतर है कि आप एक ही बार में बनाना, राइट। चलो हो गया एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच हो गया। अच्छा, अगर एडी ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड का, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि डिमांड हो रहा है ज़्यादा, सप्लाई है कम, तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम, तो सप्लाई ज़्यादा है, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, वो स्टॉक बिक नहीं रहा है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर प्लान करेगा कट इन प्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको देख लोगे। सेविंग्स ज़्यादा है, लोग बचा ज़्यादा रहे हैं, अगर लोग बचा ज़्यादा रहे हैं तो भैया आप प्रोडक्शन कम कर दो, क्योंकि लोग सेव कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। क्यों सामान बना के अपना पैसा फंसाओगे, लोग नहीं खरीदेंगे उसको। इट इम्प्लाइज व्हेन प्लान सेविंग, जब भी एस की बात करता हूँ प्लान सेविंग, आई की बात करूंगा प्लान इन्वेस्टमेंट, तो प्लान सेविंग्स जो है ग्रेटर है, सेविंग ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड रिमेन्स लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड प्लान आउटपुट। जो सोचा था वो लोग नहीं खरीद रहे, सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, हमारा कुछ माल नहीं बिका है। प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक, बिना मतलब का स्टॉक इकट्ठा हो गया है प्रोड्यूसर के पास, और इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर नाउ प्लान लेसर आउटपुट, और यह तब तक होगा जब तक कि एस आई के बराबर ना हो जाए। What happens is if I is greater than S, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो सेम उल्टा सिचुएशन, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो भैया प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन कम करना चाहिए। क्योंकि देखो सॉरी बढ़ाना चाहिए, कम तो पहले किया था ना, अब बढ़ाना चाहिए। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो लोग खर्च करने को रेडी हैं, तो आप प्रोडक्शन करके रेडी रखो ताकि लोग खर्च, देखो दिवाली पे लोग खर्च करने को तैयार रहते हैं, तभी तो मिठाइयाँ वगैरह ज़्यादा बनती हैं, दुकानदार ज़्यादा रखता है स्टॉक अपने पास हर चीज़ का। एक्सेस डिमांड, ये वो सिचुएशन है जहां पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, और अगर लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इस गैप को बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, ध्यान रखना क्लास। व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस तो ये कौन सा गैप बनेगा, इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा। एडी एक्सेस डिमांड का कॉजेज क्या है भाई, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा, ग्रॉस जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा, इंपोर्ट घटेगा तो एक्सेस डिमांड होगा। ये सारे रीजन है क्लास एक्सेस डिमांड के। तो अगर आप एक्सेस डिमांड कर रहे हो तो उसके ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं। डेफिशिट डिमांड वो सिचुएशन है जहाँ पे क्लास डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड अगर ये सब बढ़ेगा, अगर मान लो एडी के 5 कंपोनेंट बढ़ रहा है तो ये एक्सेस डिमांड का रीजन बनेगा, और एक अगर ये 5 कंपोनेंट घट रहा है तो वो डेफिशिएंट डिमांड का रीजन बनेगा। तो डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां क्लास डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये डेफिशिएंट डिमांड का रीजन बनेगा। अभी डेफिशिएंट डिमांड है, ये वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी कम है एएस से और कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा आप थोड़ा सा ना डायग्राम समझते हैं, बिकॉज ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें एक एक करके सारा डायग्राम दिखाता हूं, इससे 100% पेपर में आएगा। लो, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, ध्यान से देखना डायग्राम कैसे बनेगा इसका, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये पेपर में आता है डायग्राम मस्ट है, बनाना ही पड़ेगा आपको। तो यहां पे आप लिखोगे 0 y, यहां देखो AD AS ये x, ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाओ AD और AS। तो AS आपने बना दिया 45 डिग्री से,
एएस, अब बनाओ एडी, कोई एंगल नहीं नापना, ऐसे ही बना सकते हो, राइट। एडी को बस बढ़ता हुआ बताना, बनाना जीरो से कोई मत बनाना, ये इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और इस पॉइंट को नाम देंगे, सर ये तो आपने अभी बनाया था, बिल्कुल अभी बनाया था, वही है ये। नीचे आता है लेवल ऑफ इनकम, यहाँ आता है एडीएस, ठीक है। तो ये आपको पहले मेन डायग्राम ऐसा बनाना है। अब तुम्हें एक्सिस डिमांड के अंदर एडी बढ़ गया तो एडी को तुम्हें बढ़ाना है, एक्सिस डिमांड में एडी बढ़ गया तो एडी को तुम्हें बढ़ा देना है, तो ये बन गया एडी डैश। तो ये जो नए पॉइंट पे कट करेगा उसका नाम हो गया ई डैश, और इस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे जो आप ये इनकम बनाओगे ये पॉइंट है एक्सिस एम्प्लॉयमेंट पॉइंट या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सिस या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, और आप इस ई डैश को नाम दोगे एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा एक्चुअली में अच्छी चीज है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हद से ज्यादा डिमांड ना बढ़े बस, नहीं तो फिर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, गरीब लोगों को दिक्कत होगी फिर। इसको बोलते हैं एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। और दोनों एडी के जो ये बीच का गैप है, ये जो दोनों एडी के जो बीच का गैप है, ये पूरा का पूरा जो भी गैप है यहां से यहां तक सारा गैप, इस पूरे गैप को हम नाम देते हैं इनफ्लेशनरी गैप, इनफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि दोनों एडी के जो बीच का गैप है उस गैप को हम क्या देते हैं क्लास नाम, इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये हो गया डायग्राम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम बनाना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इन्फ्लेशनरी गैप को आप कैसे कंट्रोल करोगे, इस गैप को आप कैसे फुलफिल करोगे, इस गैप को कैसे ठीक करोगे। तो आपके पास मॉनेटरी मेजर भी है, आपके पास फिस्कल मेजर भी है, जिनसे क्लास हम इस गैप को ठीक करेंगे। ओके चलो अब हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप की। तो सेम यही सिचुएशन होगी लेकिन डिमांड को कम करना पड़ेगा, वहां पे डिमांड को आपने बढ़ा दिया था, अब तुम्हें डिमांड को कम करना पड़ेगा। डिफ्लेशनरी गैप जहां पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, राइट, उस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो बनाते हैं डिफ्लेशनरी गैप का, पहले तो आप एएस बना लो 45 डिग्री से, ये हो गया एएस 45 डिग्री से, एएस 45 डिग्री, नीचे क्या लिखोगे, लेवल ऑफ इनकम। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, कई सारे बच्चे बस जल्दीबाजी करते रहते हैं, जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में रहते हैं, इतनी ही जल्दी थी साल भर पढ़ना चाहिए था ना आपको। जल्दीबाजी मत करो, इसलिए बोल रहा हूँ तुम सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, आराम से तसल्ली से, छुट्टियां मिली हैं उसको यूटिलाइज करो, राइट। बाकी दिन क्या करोगे फिर आप, तो सब कुछ आराम से खत्म करेंगे। एडीएस है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जल्दीबाजी में तुम याद तो कर लोगे सर, अपन सब भूल जाओगे, फिर तुम लगेगा सर हमने सारा याद कर लिया, भूलेगा। मैं बोला क्या याद कर लिया सर, एक दिन में हमने 3 चैप्टर कर लिया। भैया एक दिन में 3 चैप्टर कैसे याद होगा, है ना। आपको थोड़ा कम कम लर्न करना है, अगर आपको लर्न हो रखा है रिवीजन कर रहे हो फिर ठीक है, बट लर्न नहीं हुआ तो आपको कम कम करना है। तो ये पॉइंट क्या था मुझे बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये ई पॉइंट था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके अब सुनो मेरी बात, सब कुछ हो गया ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड है, एडी कम होगा, है ना, एडी क्या होगा क्लास, कम होगा, तो एडी को नीचे ले आओ। डेफिशिएंट डिमांड में एडी कम आएगा, एडी को नीचे ले आओ, इस लाइन का नाम है एडी डैश, और जहां पे कट करेगा उसका नाम है ई डैश। तो आप इस पॉइंट को भी दिखा सकते हो, आप इस बता सकते हो कि नेक्स्ट एक्सिस में आपने लेवल ऑफ इनकम लिया, वाई एक्सिस में एडीएएस लिया है। एडी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, एएस स्टैंड फॉर एग्रीगेट सप्लाई, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ई डैश जो है वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसे बोलते हैं क्लास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इसको क्लास नाम देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्या, अंडर। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट था जहां एडीएस के बराबर है, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। और दोनों एडी के ये जो बीच का गैप है, क्योंकि एडी नीचे आ रहा है तो इस गैप को हम नाम देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को नाम क्या देते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। तो इस तरीके से बेटा एक्सिस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है,
डेफिशिएट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इसे एक्सेस डिमांड को एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिशिएट डिमांड को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएट डिमांड, ये सब एक ही बात है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है दो मेजर्स, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी मेजर्स में कंट्रोल आरबीआई के पास होता है, फिस्कल मेजर में कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। मॉनेटरी मेजर में होता है क्लास, पक्का आएगा पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉनेटरी मेजर फिस्कल मेजर पक्का आएगा। तो मॉनेटरी मेजर में जो है वो कंट्रोल किसके पास है क्लास, आरबीआई के, उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, जबकि फिस्कल मेजर्स के अंदर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास, राइट। तो एक्सेस डिमांड हो गया, डेफिशिएट डिमांड हो गया, आप कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट भी आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड को करेक्ट करने के मेजर्स कौन कौन से हैं, या मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के मेजर कौन कौन से हैं, या फिर मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशन गैप कौन कौन से हैं, या मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं। तो देखते हैं क्लास किस तरीके से एक्सेस डिमांड डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। देखो तुमको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एक ही इसका आंसर होगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो पॉलिसी किसकी है, आरबीआई की। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो पॉलिसी किसकी है क्लास, गवर्नमेंट की। यहाँ आरबीआई डिसीजन लेता है कि किस तरीके से एक्सेस डिमांड डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल किया जाए, और यहाँ सरकार डिसीजन लेती है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, यानी कि इन्फ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट, यानी कि मनी सप्लाई को रोकना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी है, तो उस सिचुएशन में हमें मनी सप्लाई को लिबरल करना पड़ेगा। यानी कि आप मनी सप्लाई को बढ़ाओ। अगर कंट्री में डिमांड कम हो रही है ना, तो मनी सप्लाई को बढ़ाओ, और कंट्री में अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करो, मनी सप्लाई को रोको, ज़्यादा डिमांड मत होने दो। तो मैं तुम्हें एक एक करके सारी की सारी चीज़ समझाता हूँ, ज़रा ध्यान समझना। सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स विच इज कंपल्सरी, सिलेक्टिव डिस्पर्सल है ये क्वालिटेटिव के अंदर, क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए चार इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहला बैंक रेट या रेपो रेट, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा है CRR एंड SLR, CRR एंड SLR दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो लीगल रिजर्व रेशियो। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इन चार इंस्ट्रूमेंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर सबसे पहले आता है, क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आएगा, एक बार क्वांटिटी पूरा का पूरा, इसके अंदर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, राइट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और क्रेडिट रेशनिंग, ओके। तो ये हो गए चार, ये हो गए सात, ही सबके सब कहाँ है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक रेट से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को किस तरीके से कम किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये है पब्लिक, ये है कमर्शियल बैंक, और ये है सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो किससे लोन लेती है क्लास, कमर्शियल बैंक से।
पब्लिक कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेगी उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेगी उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक और एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी क्लास, बैंक रेट वैसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म रेट, शॉर्ट टर्म, तो बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई से महंगे रेट पे लोन मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन लेना कम चालू करेंगे, और जैसे ही लोग लोन लेना कम चालू करेंगे लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और ये जो एक्सेस डिमांड है वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। बात आई समझ? तो अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशन है, उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है, राइट। टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट या बैंक रेट को कम कर देता है, ठीक है। जैसे ही रेपो रेट बैंक रेट कम हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। भाई इनको सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, ये पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन देंगे, जो पब्लिक को ही सस्ते रेट पे लोन देंगे तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और अगर लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम थी, हमें डिमांड को बढ़ानी थी तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया। ये जो एक्सेस डिमांड है इसमें डिमांड ज़्यादा थी तो हमने डिमांड को कम कर दिया। बात समझ आ रही है क्लास? एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में किस तरीके से हम बैंक रेट को कम, बैंक रेट के थ्रू या रेपो रेट के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ आ गई होगी आई होप। दूसरा देखते हैं, दूसरा है सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। जैसे ही कोई भी कमर्शियल बैंक में पैसे जमा कराएगा, मान लो मैंने कमर्शियल बैंक में अपने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए, तो मेरी इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट लाइक 4%, 3%, 5% जो भी है वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास भेज देता है डेली बेसिस पे। उस रिजर्व रेशियो को हम लोग नाम देते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, जिस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। दोनों ही कंपलसरी है किसी भी बैंक के लिए, जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, राइट। अब अगर मान लो किसी ने 1000 रुपए जमा किए, मैं मान लेता हूं कि एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो 100 रुपए तो आरबीआई के पास चला जाएगा और कुछ पैसा आरबीआई को, कुछ पैसा अपने पास रख के 100 रुपए ब्लॉक हो गया, तो आप लोन कितना दे पाओगे? भैया 100 रुपए आपका ब्लॉक हो गया 1000 में से, तो आप लोन कितना दे पाओगे? 900। और अगर मान लो ये एलआरआर बढ़कर 20% हो गया, 1000 की जगह 200 हो गया, तो आप लोन कितना दोगे? 800। तो ये अगर 300 हो गया 30%, तो लोन कितना दोगे? 700। तो अब क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, कमर्शियल बैंक का पैसा ब्लॉक ज्यादा होता चला जा रहा है, लोन कम चला जा रहा है। यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो और अमाउंट ऑफ लोन या मनी सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड आप कह सकते हो, कंट्री में अगर एक्सेस डिमांड है उसे कंट्रोल करना है तो आरबीआई सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देती है। जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ जाएगा लोग को लोन कम मिलेगा, और जैसे ही लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और इससे हमारा जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज डेफिशिएंट डिमांड। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, हम तब क्या करेंगे? अगर कंट्री में लोग डिमांड नहीं कर रहे, डेफिशिएंट डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में एलआरआर को बढ़ाया जाता है, डेफिशिएंट डिमांड में लीगल रिजर्व रेशियो कम किया जाएगा। जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा, भैया लीगल रिजर्व रेशियो कम हो गया, पैसा ब्लॉक कम होगा, लोन ज़्यादा जाएगा, तो अमाउंट ऑफ लोन पब्लिक को ज़्यादा, पब्लिक लोन लेके क्या करेगी?
भैया मैं लोन लेके हर चीज तो करूंगा, किसी को पेमेंट करूंगा, घर रखने के लिए थोड़ी कोई लोन लेता है। तो यानी कि इस तरीके से रिजर्व रेशियो जितने भी हैं सीआरआर एसएलआर उनको बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन में, घटाया जाएगा डिफ्लेशन में, राइट। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार आरबीआई अपने शेयर्स, सॉरी जो गवर्नमेंट है ना, वो आरबीआई के थ्रू पब्लिक को अपने शेयर्स बेचते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। हियर गवर्नमेंट सेल हिज सिक्योरिटी टू पब्लिक विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो मैं समझाता हूं तुम्हें कि किस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि एक्सिस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। ये आरबीआई है, ये पब्लिक है, और पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है ना तो आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी बेचता है, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मैं बोलता हूं एक्सिस डिमांड। एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी बेचेगा। अगर कंट्री के अंदर एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा, आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। और आरबीआई जैसे ही सिक्योरिटी पब्लिक को बेचेगा, पब्लिक पैसा देने के लिए चेक से पेमेंट होगी, अकाउंट से पेमेंट होगी, तो पब्लिक क्या करेगी, पैसे को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगी बैंकों से। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। पब्लिक पैसा कमर्शियल बैंक से निकालना स्टार्ट कर देगी। जब पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगी तो कमर्शियल बैंक लोन कम देगा, और कमर्शियल बैंक अगर लोन कम देगा तो कमर्शियल बैंक डिमांड भी कम करेगा। यानी कि एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा, और आरबीआई जब सिक्योरिटी को बेचेगा तो पब्लिक देखो सरकारी शेयर्स खरीदने के लिए ना पब्लिक बहुत उतावली होती है। सरकार के शेयर्स हैं, सरकारी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेजरी बिल्स है, ये बिजनेस में पढ़ा होगा आपने ट्रेजरी बिल्स, तो ये सरकारी इन्वेस्टमेंट है, इसे खरीदने के लिए तैयार रहती है पब्लिक। पब्लिक अपना पैसा वहाँ ब्लॉक कर देती है और इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाता है, और एक्सिस डिमांड में हमें डिमांड ही तो कम करवाना था, राइट। लेकिन टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, अब इसमें उल्टा केस होता है। डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या होता है क्लास, आरबीआई वापस खरीद लेती है पब्लिक से सिक्योरिटी और पब्लिक को पैसा दे देती है। आरबीआई क्या करती है क्लास, परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई सिक्योरिटी को पब्लिक से खरीद लेती है, राइट। आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। तो आरबीआई जब पब्लिक से सिक्योरिटी को खरीदेगी तो पब्लिक को पैसे देगी, तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करेगी, तो कमर्शियल बैंक के पास बतेरा पैसा होगा लोन देने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो लोन बढ़ेगा, और जैसे ही लोन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। अगर आप लोन ज़्यादा दोगे तो डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा आ जाएगा। तो ये हो गया क्लास ओपन मार्केट ऑपरेशन से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने का तरीका। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन सारे आएंगे। थोड़ा सा वीडियो छोटा करने के चक्कर में मैं क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहता। लाइक करके शेयर जरूर कर देना वीडियो। आवाज़ भी मेरी बिल्कुल गायब होती चली जा रही है तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो सपोर्ट जरूर करो, लाइक कमेंट शेयर करो। चैनल आप ही लोगों का है, क्लास आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। अब आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, अच्छा रिजल्ट, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो मैंने क्या बताया आपको कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो मेजर है, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी मेजर आरबीआई का है, फिस्कल मेजर गवर्नमेंट का है। मॉनेटरी मेजर में है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर हमने पढ़ा बैंक रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटेगा डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटेगा डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल, परचेज होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल। फोर्थ इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा, रिवर्स, जैसे गाड़ी में होता है रिवर्स गियर होता है ना, पीछे जाती है गाड़ी, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेपो रेट का उल्टा है। तो यहां पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक है, पब्लिक है और आरबीआई है। कभी कभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, और इस सरप्लस पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए वो पैसे आरबीआई को दे देता है, और उससे जिस रेट पे ब्याज लेता है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट।
तो जब आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड पड़ा रहता है, ये लोन जैसे ही समझ लो आप, तो जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा है तो वो पार्क करता है सरप्लस पैसे को आरबीआई के पास और उससे एक ब्याज लेता है, जिस ब्याज को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, जैसे ही क्लास रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे आरबीआई को देगा क्योंकि वहां से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो पब्लिक को लोन जाएगा कम, और पब्लिक को लोन कम जाएगा तो डिमांड कम। आरबीआई चाहती है कि बैंक हमें लोन दे, ना कि जनता को, क्योंकि जनता को पैसा दिया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और समस्या आएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो उल्टा, आरबीआई डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है। एक चीज नोटिस करा आपने, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया जाता है, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए कम किया जाता है। तो आप देख लो, हर चीज हमने बढ़ाया है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में घटाया है। रिवर्स रेपो रेट, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा क्लास, लोन पब्लिक को ज्यादा दे पाएंगे। भाई ये आरबीआई ब्याज नहीं दे रहा तो जनता को लोन देंगे बैंक, और लोन अगर ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। और इस तरीके से डेफिसिट डिमांड को सॉल्व करेंगे जब तक एडीएस आपस में बराबर ना आ जाए और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, ये काम तब तक करेंगे। तो ये था 4 पॉइंट क्लास क्वांटिटेटिव मेजर के। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर के। क्वालिटेटिव मेजर में सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट मॉर्गेज एंड अमाउंट ऑफ लोन टेकन। भैया आपने 10 लाख की असेट को गिरवी रखवाया मॉर्गेज, लेकिन आपको लोन मिला 6 लाख का। बैंक कहती है भैया हम 4 लाख का मार्जिन बना के चलेंगे अमाउंट ऑफ लोन। बैंक कहती है भैया आप जितना भी लोन लोगे उसका 4 लाख एक्स्ट्रा आप हमें प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे, यानी कि आप जितनी प्रॉपर्टी हमें दोगे उससे 4 लाख का मार्जिन रख के बाकी अमाउंट जो है हम आपको लोन दे देंगे। तो मैंने गिरवी रखी बिल्डिंग 10 लाख की, मुझे लोन मिला 6 लाख। और अगर ये 10 अगर वो बोलेंगे मार्जिन 4 है तो लोन जाएगा 6 का, मार्जिन 5 है तो लोन जाएगा फिर 5 का, मार्जिन 6 है तो लोन जाएगा 4 का, मार्जिन 7 है तो लोन जाएगा 3 का। कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा अमाउंट ऑफ लोन उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट में और अमाउंट ऑफ लोन में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब मान लो कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उतना ही लोन कम जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ लोन कम होगा। अमाउंट ऑफ लोन अगर कम होगा तो डिमांड भी कम। अगर लोन कम तो डिमांड कम। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ लोन कम होगा, और अमाउंट ऑफ लोन अगर कम होगा तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी क्लास, कम होगी। और एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा था तो इस स्टेप से हम डिमांड को कम कर सकते हैं। राइट, बात समझ आ रही है? अब सुनो, और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, इसे कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। मार्जिन जितना कम होगा लोन उतना ज़्यादा, और लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। कोविड-19 में जब निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि हम 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देंगे इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, तो वो भी किस लिए दिया था, लोन। राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का लोन देंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लोन देंगे ताकि वो लोग क्लास फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले उस लोन के पैसे से काम धाम चालू करें और लोगों को रोजगार देना स्टार्ट करें। जो भी मजदूर पलायन कर रहे थे वो वापस आए, प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो एक्सपेंडिचर करेंगे, वो इकोनॉमी को रूट करता चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। इसके अलावा 2 छोटे छोटे से पॉइंट है, लाइक मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब क्या है, सलाह दी जाती है बैंकों को, आरबीआई द्वारा लेटर भेजा जाता है कि
कि भाई इन्फ्लेशन में किसी को लोन ना दो एक्सेप्ट फार्मर्स, फार्मर्स को छोड़कर आप किसी को लोन मत दो। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, कंट्री में अगर मंदी है, तो इजी लोन टू ऑल, ठीक है, आप सबको आसानी से लोन दो। भाई डिफ्लेशन के अंदर लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोन देना बनता है। इन्फ्लेशन के अंदर आप किसी को लोन मत दो। क्रेडिट रैशनिंग, रैशनिंग का मतलब क्या है, लिमिट लगा देना। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो भैया उधार की एक लिमिट लगा दी जाती है, लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्सरसाइज्ड। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, कंट्री में मंदी है, तो भैया नो लिमिट, फिर कोई भी लिमिट नहीं लगाई जाती। इन्फ्लेशन में लिमिट लगा दी जाती है, जबकि डिफ्लेशन में क्लास कोई भी लिमिट नहीं लगाई जाती, राइट। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेजर्स हैं। इसी तरीके से क्लास सरकार के पास भी मेजर है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास भी मेजर्स है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। और पहला क्या है क्लास, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो सरकार टैक्स रेट बढ़ा देती है। और अगर टैक्स रेट बढ़ाएगी तो लोग डिमांड सीधा सीधा कम करेंगे। ये बैंक तो है नहीं, तो लोन से इसका रिलेशन नहीं है, सीधा टैक्स रेट बढ़ते ही सामान महंगा होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, अगर कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है यानी कि कंट्री के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, तो अगर कंट्री के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार टैक्स रेट को कम करेगी। जैसे ही टैक्स रेट कम होगा, लोग डिमांड करना चालू कर देंगे, सामान सस्ता हो जाएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी से भी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अगला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए। और सरकार अगर खर्चे कम करेगी तो लोगों को कहीं ना कहीं क्लास इनकम कम मिलेगा, तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो एक्सेस डिमांड में सरकार अपने खर्चे कम करती है पब्लिक वेलफेयर वर्क्स पे। और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है, इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, और वहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। ओके, तो यार इस तरीके से हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स हो गया। ओके, तो ये तो सारी की सारी बातें थी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, तो थोड़ा लंबा हो गया ये। अब बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। हालांकि ये फॉर्मूला वगैरह के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, तो डोंट वरी क्लास, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन एवरेज फिर भी मैं समझा देता हूं कि इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि आपकी इनकम में से आपने कितना खर्च कर दिया, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो सी है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इट कैन बी 1, ब्रेक इवन पॉइंट पे वो 1 के बराबर होता है। कब क्लास, ब्रेक इवन पॉइंट, थोड़ा लिख लेना अच्छे से, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। इट कैन बी लेस देन 1, ये 1 से 1 कम हो सकता है। एंड इट कैन बी मोर देन 1, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी 0 एंड नेगेटिव, ये कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सारी बातें हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, यानी कि APC C/Y।
क्लियर है क्लास? अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये सी है, ये वाई है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया है ये वाई है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया है ये सी है। सी कभी जीरो नहीं होता, इनकम भले ही जीरो हो, सी कुछ ना कुछ रहेगा, इसीलिए सी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होता। एपीसी कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। सिमिलरली एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। सेविंग्स इनिशियल स्टेज पे नेगेटिव रहता है, फिर जीरो रहता है, फिर पॉजिटिव। एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या मैं 100 रुपए कमा के 100 बचा सकता हूँ? 100 कमाया 100 बचा लिया, भैया खाऊंगा क्या? राइट तो इसीलिए क्लास ये एपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकता, एंड नेवर मोर देन 1, नेवर मोर देन 1। तो एक से बड़ा कभी नहीं होगा, हमेशा एक से छोटा ही होगा। और फाइनली एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाकर 1 होता है। अगर एक 0.4 है दूसरा 0.6 होगा, एक 0.5 है दूसरा 0.5 होगा, एक 0.1 है दूसरा 0.9 होगा, एक 0.25 है दूसरा 0.75 होगा। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, एपीएस का है एस अपॉन वाई। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सी प्लस एस भी वाई के बराबर है, वाई अपॉन वाई कट के क्या आ जाएगा 1। सो एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा क्लास? 1 के बराबर होगा। और एपीएस का अगर डायग्राम बना के देखें तो ये होता है सेविंग्स का डायग्राम, राइट। तो ये है क्लास आपका एस, ये है वाई, तो ये वाई है, ये पूरा का पूरा क्लास एस है, ये पूरा का पूरा वाई है, तो एस अपॉन वाई आ जाएगा आपका एपीएस। ओके आगे समझ? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम में से कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं, एपीएस। एपीसी ना अगर 90% 95% है तो इसका मतलब है कि हम अपनी इनकम का 95% खर्च कर दे रहे हैं, सिर्फ 5% ही तो बचा रहे हैं। दूसरी बात, गरीब इंसान का एपीसी हमेशा ज्यादा होगा। गरीब इंसान अपनी इनकम का मेजर पोर्शन खर्च कर देता है, राइट। गरीब लोग अगर 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 9,500 खर्च कर देंगे, थोड़ा सा बचेगा, लाइक 5% बचाएंगे। लेकिन अमीर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अमीर लोग 10 लाख 50 लाख कमा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बचाएंगे। वो 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100,000 10,000 करोड़ कमा रहे हैं तो वो खर्च करेंगे, अगर उसका 1% 2% 5% भी खर्च करेंगे तो भी बहुत होगा। तो गरीब लोगों की एपीसी जो है ज़्यादा होती है क्लास, क्योंकि वो बचाने के लिए कुछ बचता नहीं, उनकी इनकम इतनी कम होती है। लेकिन अमीर लोगों का एपीसी कम होता है, एपीएस ज़्यादा होता है, बचता ज़्यादा है। कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, सही लिखा था, वाई सही से नहीं बना था बस। सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए बार फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। बी इज एमपीसी, बी इज एमपीसी, और जो वाई है वो है आपका नेशनल इनकम। सो कंजप्शन फंक्शन जो है वो है सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। बी जो है वो एमपीसी है, बी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन, स्लोप ऑफ सी कर्व या सी फंक्शन इसका स्लोप है, राइट। इसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो तुम्हारे पास 4 चीजें हैं, सी ए बार बी वाई। इन चारों में से कोई भी 3 चीज दी होगी तुम्हें क्वेश्चन में तो तुम चौथी चीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू क्या होता है? वाई माइनस सी। अगर मैं वाई माइनस सी की जगह लिख दूं ए प्लस बी वाई, और सी पूरा है ये तो ब्रैकेट में कर देंगे, एस इक्वल टू वाई माइनस ए बार माइनस बी वाई। अगर हम यहाँ से देखें तो एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इस 1 माइनस बी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एमपीएस। और ये ए बार जो है वो है ऑटोनोमस सेविंग्स, क्योंकि माइनस ए बार है तो आप देखोगे ये है पूरा सेविंग फंक्शन। लेकिन सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप है एमपीसी। ए बार माइनस में है तो ऑटोनोमस सेविंग्स, ए बार प्लस में है तो ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये 1 2 पूरा एमपीएस और ये वाई 4, इन 4 में से कोई भी 3 आइटम तुम्हें दिया होगा, तुम चौथा आइटम आराम से निकाल लोगे। और यू नो वेरी वेल कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एस आई के बराबर होता है। तो यहाँ पे एस की जगह अगर कहीं आई लिखा रहे और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो तो भी चलेगा, एस की जगह आप आई लिख सकते हो, राइट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, एक चीज क्लास और हमने यहाँ रह गए क्लास। अच्छा हमने एवरेज तो सीख लिया, हमने मार्जिनल को नहीं सीखा ना। हमने एवरेज तो सीख लिया, हम मार्जिन सीखेंगे। यहाँ पे देखो क्लास, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बेटा एपीसी क्या होता है? इनकम में से कितना खर्च कर दिया,
एमपीसी क्या होता है, बढ़ी हुई इनकम में से कितना एक्स्ट्रा कंजप्शन किया आपने। आपकी जो इनकम बढ़ी है तो उस इनकम के बढ़ने से आपने कंजप्शन कितनी बढ़ाई है, वो चीज़ है क्लास एमपीसी की। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा और इनकम के बढ़ने से सेविंग कितना बढ़ा, वो एमपीएस है। S2 माइनस S1 आता है डेल्टा एस, डेल्टा सी आता है C2 माइनस C1 निकाल के, डेल्टा वाई आता है Y2 माइनस Y1, दूसरी से पहली घटा के, राइट, बाद वाली में से पहली वाली घटाने के बाद। तो एमपीसी एडिशनल इनकम का, ध्यान रखना कल क्वेश्चन क्या आएगा, एडिशनल इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का, फ्रेश इनकम का इतना परसेंट आप कंजप्शन कर रहे हो तो वो एमपीसी है। इतना परसेंट आप बचा रहे हो तो वो क्या है क्लास, आपका एमपीएस। आई होप आपको एमपीसी एमपीएस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब सुनो, एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहती है। अगर आपने सारा का सारा एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया तो ये जितना वो उतना कट के 1 आ जाएगा। कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, सारा सेव किया तो एमपीएस 1 आएगा, एमपीसी 0 आएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्लास कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है। अगर एमपीसी 40% है तो एमपीएस 60% होगा। अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस 0.3 होगा। अगर एमपीसी 0.9 है तो एमपीएस 0.1 होगा। क्यों? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर है। प्रूफ करना हो तो एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, नीचे आ जाएगा डेल्टा वाई, यहाँ आएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, सी प्लस एस वाई के बराबर होता है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई के बराबर हो, कट के आ जाएगा 1। हेंस प्रूव्ड कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और इसकी वैल्यू भी मोर एवर 0 to 1 के बीच, तो यानी एमपीसी चाहे एमपीएस हो, दोनों 0 to 1 के बीच रहता है। दोनों ही 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों ही क्लास नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। मतलब दोनों ही सम जो है 1 के बराबर होगा, कोई भी नेगेटिव जो है नहीं होगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है क्लास, 0 + 1 के बराबर है। तो अगर आप डायग्राम की बात करोगे, सब कुछ सीखेंगे क्लास, छुट्टियां मिली है ना, इसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। जल्दीबाजी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब आराम से होगा। ओके, तो एपीसी यहाँ सी लिख दो ना, यहाँ एस, ये एस हो गया माइनस का, ये हो गया सी, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, अब देखो एमपीसी कैसे निकलेगा। ये था, ठीक है। अगर तुम्हारी इनकम, ये वाई है इनकम, इनकम बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ तक क्या है क्लास, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई, डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा वाई नहीं है क्लास, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा, ये जो है ना क्लास, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा। अगर देखो पहले आप यहाँ कर रहे थे, ये डेल्टा सी हो गया, राइट, और यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो ये पूरा का पूरा क्या है क्लास, एमपीसी। ये जो चेंज है आप देख रहे हो, ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, ओके। और सेविंग्स में क्या है क्लास, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये जो चेंज है क्लास डेल्टा एक्स, और सॉरी डेल्टा वाई, नीचे तो वाई है ना, और ये जो है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये पूरा का पूरा क्लास आ जाएगा आपका एमपीएस, और ये एमपीसी। बट क्या डायग्राम तो आपसे पूछेगा नहीं, मैंने तो बस समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी प्लस एपीएस 1, एमपीसी प्लस एमपीएस 1। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, हमारा कंजप्शन किसी और की इनकम बनेगा, ये आप जानते हो, है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, ये कहता है कि अगर कंट्री में आपकी इनकम बढ़ेगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर इसे बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजप्शन बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। भाई कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट देश के लोगों के लिए क्या होगा, इनकम होगा ना। भाई मैं घर बनाने का सोच रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस घर बनाने में मुझे लेबर की जरूरत चाहिए, मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे और मटेरियल की ज़रूरत है। भाई मेरे लिए तो वो खर्चा ही है ना, इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए क्या है, लेकिन ये उनके लिए इनकम है। तो फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो वो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, और उनका खर्चा लोगों के लिए क्या बनेगा, उनका खर्चा लोगों के लिए इनकम बनेगा। फिर लोग खर्च करेंगे, फिर उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगा, राउंड चलता चला जाएगा। और आप देखोगे कि इनकम के 1 गुना बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया। इसी चीज को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना गुना बढ़ गया। और इसको हम फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस भी लिख सकते हैं, और एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी भी कह सकते हैं।
और इसकी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी रहती है। क्या होती है क्लास? 1 टू इन्फिनिटी। और एक छोटी सी बात तुमको बता देता हूँ, ध्यान रखना, MPC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPS, K is directly proportional to MPC, K is inversely proportional to MPS। ये तीन रिलेशनशिप ध्यान रखना MPC, MPS और K में। और K की जो वैल्यू होती है 1 टू इन्फिनिटी होती है। 1 K की वैल्यू तब होगा जब MPS 1 होगा या MPC 0 होगा, बात बराबर है। इन्फिनिटी तब होगा जब MPC 1 होगा या MPS 0 होगा। तो इस तरीके से क्लास, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो MPC MPS की 1 ही हो सकती है, 0 हो सकती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो मल्टीप्लायर ये पूरा का पूरा हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका वर्किंग ये रहा, इसके वर्किंग को समझते हैं क्लास एक एग्जाम्पल से, कि क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये रहा क्लास एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द मल्टीप्लायर प्रोसेस आफ्टर मेकिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000। तो फर्स्ट राउंड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ा तो इनकम भी 1000 से बढ़ेगी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ गई तो आपकी इनकम भी 1000 से बढ़ेगी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ गई तो आपकी इनकम भी 1000 से बढ़ जाएगी फर्स्ट राउंड के अंदर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाई 1000। अब 1000 आपकी इनकम बढ़ गई, सेविंग्स बढ़ी है 200, तो कंजप्शन ऑब्वियसली कितना बढ़ा होगा? 800। तो अगर कंजप्शन, सुनो मेरी बात, अगर आप यहां देखोगे डेल्टा वाई जो है वो 1000 है, इंक्रीज यानी कि एडिशनल, डेल्टा सी 800 है, डेल्टा एस 200 है। तो एमपीएस अगर हम देखूं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो एमपीएस 0.2 है, तो एमपीसी कितना होगा? 0.8। 0.8 को हम 80% कह सकते हैं। तो हर कोई एडिशनल इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है ना। इकोनॉमी के अंदर हम ऐसा मानेंगे कि एडिशनल इनकम के 80% खर्च हो रहा है। तो 1000 कमाया, 800 खर्च किया। सेकेंड राउंड में यही 800 इनकम बनेगी, फिर इसका 80% 640 खर्च होगा, 160 रुपये आप बचा लोगे। थर्ड राउंड के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें इसको, थर्ड राउंड के अंदर यही 640 आपकी थर्ड राउंड में इनकम बनेगी। फिर इस 640 का 20% बचाओगे आप, 128, और 80% खर्च कर दोगे, विच इज़ 512। ऐसे बहुत सारे राउंड को ना बनाते हुए यहाँ पे लिख देंगे ऑल अदर राउंड। टोटल मुझे पता है कि ये 1000 का हो जाएगा 5000, 1000 का ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 1000। कैसे आया? इस 5000 में से अगर मैं घटा दूं 1800 और 640, तो ये आएगा 2560। इस 4000 में से अगर मैं घटा देता हूँ 512, 640 और 800, तो ये आएगा 2048। और अगर मैं इस 1000 में से घटा दूं, या फिर आप सीधा इसका 20% निकाल सकते हो, राइट, 128, 512। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग। एक काम बस आपको दिखाना है कि ये कैसे आया आपका, ये 5000 आपने कैसे निकाल दिया, ये आपको कैसे पता चला। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप यहाँ बताओगे कि आपको MPC जो दे रखा है वो 0.8 दे रखा है, MPS जो दे रखा है वो 0.2 दे रखा है। क्योंकि K का फॉर्मूला 1/MPS है, तो ये हो गया 5 टाइम्स, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था वो था आपका 1000 रुपये, विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इनकम जो जनरेट करेगा वो 5 गुना करेगा, विच इज़ 5000। इसीलिए हमारा 1000 का जो हुआ वो 5000 हुआ, कि भी 1000 रुपये से अगर आप इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाओगे तो आपकी जो इनकम है वो 5000 से बढ़ जाएगी, राइट। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजप्शन कर्व। कई बार पेपर में कंजप्शन कर्व के थ्रू सेविंग कर्व कैसे बनाना है वो भी पूछ लिया जाता है, तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, और उसको ये भी बता दूंगा कि आपने पेपर में करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट रहता है उसमें कि आप एग्जामिनेशन में लिखोगे कैसे। तो ये इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर बना लेते हैं। चलो ठीक है, 2 डायग्राम आप बनाओगे, हो सके तो बना लो, ज़्यादा अच्छा है। कॉपी लेके बैठा करो हमेशा पढ़ने ना, खाली ऐसे मत बैठा करो, कॉपी लेके बैठा करो। 0 y y c है और y है, ये 0 है, नीचे आएगा लेवल ऑफ इनकम। मैं कंजप्शन से ना सेविंग्स बना रहा हूँ, डेरिवेशन। तो या तो डेरिवेशन अगर आप देखो तो आपको एक नंबर में भी करना पड़ेगा, जो मैंने अभी दिखाया था ना, सी से एस निकालना, एस इक्वल टू वाई माइनस सी, सी की जगह ए बार प्लस बी वाई ब्रैकेट इक्वेशन खोल के।
और तुम्हें 3 बातें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी है। तो ये तो मेन चीज़ें हो गई। तो तुम्हें एक काम करना है, अपने थोड़ी देर पहले भी हमने सेम डायग्राम बनाया था, ये मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये ए एस है 45 डिग्री से, ये ए एस है 45 डिग्री, और ए एस को ही वाई बोलते हैं। उसके बाद आपको ए डी बनाना है, ए डी, तो आप यहाँ से बना सकते हो ए डी, ठीक है। तो जहाँ पे आप देखोगे ये ए डी ए एस बराबर है, अगर आप देखोगे सी और वाई, ऐसे ए डी मत बोलो, इसे सी बोलो, कंजप्शन से सेविंग बनाना ना, इसको सी बोलो, कंजप्शन कर्व, राइट। तो ये जहाँ बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल से लाइन खींचो। अगर ये तुम्हारा +20 है तो यहाँ से -20 से ही एक लाइन जाएगी जो यहाँ से निकल के जाएगी। सीधी लाइन खींचना पे, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं सीधी कर देता हूँ, ठीक है। यस, ठीक है, चलो बहुत बेहतर हो गया फिर भी, राइट। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व थ्रू सेविंग कर्व। तुम्हें इसमें 3 पॉइंट लिखना है, ध्यान रखना। पहला डेरिवेशन करके दिखाना चाहो दिखा दो। 3 पॉइंट, सबसे पहला इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसका? ब्रेक इवन पॉइंट पे सी जो है वो y के बराबर रहता है, और APC ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे APS 0 रहता है, तो ये सेविंग्स 0 रहता है। ये सेविंग्स है जो कि 0 रहता है, तो APS भी 0 रहेगा। अब सुनो जरा 3 बातें। पहली बात कि अगर तुमने C को +20 से बनाया है तो S को -20 से बनाना, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे YC दोनों बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे S भी एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। अगर ये इसकी सीधाई में नहीं है, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, तो मतलब कहीं ना कहीं गलती है। आपको बिल्कुल इसकी सीधाई में, जहां पे स्ट्रेट में कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे आपको स्केल से बना के दिखाना पड़ेगा। तीसरी बात जो है स्लोप ऑफ सी कर्व। पहली बात आप क्या बोलोगे कि अगर तुम सी को यहाँ बना रहे हो +20 से तो S -20 से बनेगा, और जहाँ पे YC दोनों बराबर होगा वहाँ पे S 0 होगा। ये दूसरी बात। तीसरी, स्लोप ऑफ सी कर्व जो है वो MPC है, विच इज 1 - स्लोप ऑफ S कर्व विच इज MPS। यानी कि स्लोप ऑफ सी कर्व इज इक्वल टू 1 - स्लोप ऑफ S कर्व, स्लोप ऑफ S कर्व इज इक्वल टू 1 - स्लोप ऑफ सी कर्व। ये है सारी चीजें। एक छोटी सी, ये तो हो गया क्लास डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन सेविंग। इसी तरह से क्लास सेविंग कंजप्शन भी बना सकते हो आप, बिल्कुल सेम इसी वे में, और ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एक चीज और लास्ट में आता है, एक्स एंटी सेविंग्स। एक्स एंटी का मतलब क्या होता है क्लास? प्लान, ठीक है। और एक्स पोस्ट सेविंग्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। तो एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब प्लान सेविंग्स इन एन इकोनॉमी, और एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है क्लास? एक्चुअल सेविंग्स इन इकोनॉमी, राइट। एक्चुअल सेविंग्स। अगर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्लान इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट मतलब पास्ट, पास्ट होता है एक्चुअल, एंटी मतलब अजम्पशन, अजम्पशन क्या होता है क्लास? प्लान। तो ये 4 चीजें ध्यान रखना। डेरिवेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। चलो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका, डोंट वरी। आई नो आप लोग थोड़े थक गए हो, रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट करो 1 घंटा 2 घंटा आराम करो। आपने 1 डेढ़ घंटा पढ़ा होगा, 2 घंटा आराम करो। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को याद करो। 2 दिन के अंदर तुम्हें पूरा मैक्रो खत्म कर देना है। साथ में जो मैं न्यूमेरिकल की वीडियोस डालूंगा, मैं बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूं अभी, तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है, बीच बीच में देखते रहना है, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजेगा, राइट। तो पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है क्लास? ये वो सिचुएशन है जहां जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनके पास काम है, दे हैव वर्क, तो उसको क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ लेबर सप्लाई की, लेबर फोर्स की डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि देश में बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं जो कहते हैं कि भैया वॉलंटरी, अपनी इच्छा से बेरोजगार है। 2 रीजन हो सकते हैं इसके, मैं काम करना ही नहीं चाहता, या मैं उस रेट पे काम नहीं करना चाहता यार कि जो रेट मुझे मिल रहा है, पढ़ लिख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी छोटी सी सैलरी में मैं काम नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट क्लास, दे आर नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो काम करना ही नहीं चाहते, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एक्जिस्टिंग वेज रेट। दिस इज द सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से बेरोजगार है वो, तो उसमें इकोनॉमी कुछ नहीं कर पाएगी, वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट। अच्छा, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लाइक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ढांचा चेंज होता है इकोनॉमी का, जैसे
अगर मान लो मॉडर्नाइजेशन आ गया तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बेरोजगार हो जाते हो, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब पे गए तो 10-15 दिन तक तो जॉब नहीं मिलेगी ना आपको, ये तो नहीं कि आज आप छोड़ गए और कल ही आपको जॉब मिल गई, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, आप काम करना ही नहीं चाहते, डू नॉट डू वर्क एट ऑल, और क्लास नॉट विलिंग टू डू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, या तो काम करना ही नहीं चाहते, इस रेट में काम नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो है क्लास जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, इवन वर्क दे आर विलिंग टू वर्क एट ऑल, नॉट गेटिंग वर्क, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो काम करने के लायक हैं, वो एग्जिस्टिंग रेट में भी काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार हम इस तनख्वाह में भी काम करने को तैयार है जो तनख्वाह चल रही है, लेकिन हम उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल रही, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत सीवियर है, ये बहुत डेंजर है। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब बिकॉज प्लान आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट, जो आउटपुट बन रहा है वो बहुत लोअर बन रहा है, डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से क्लास ऐसे लोग क्या है, बेरोजगार हैं, उसको बोलते हैं क्लास इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फाइनली हमने खत्म कर दिया। मुझे बताना जरूर कि आप में से कितने बच्चे लास्ट तक देख रहे हो, अभी तक देख रहे थे। जरूर क्लास, आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो बहुत लंबा था, खासकर ADAS वाला, इट्स टू लॉन्ग, बट हमने फाइनली से फिनिश कर दिया। अगली क्लास में एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे कोशिश करूंगा एक दिन गैप रखूं ताकि अभी सब अच्छे से लर्न कर सको। मैं छोटी छोटी वीडियोस और लेते आता रहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। लेकिन फाइनली लास्ट में एक और वन शॉट आएगा और उसके अंदर हम पूरा का पूरा 18 नंबर का खत्म कर रहे होंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जुड़े रहना साथ में। डेटा के ऊपर भी क्लास वीडियोस आएंगी, बहुत सारी और वीडियोस जो शेड्यूल कर रखी है, जो बता रखा है मैंने, वो सारी आएंगी। थैंक यू वेरी मच। SPCC मोबाइल एप्लीकेशन को प्लीज डाउनलोड कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास सुनील पांडा, वो भी आप जो है ज्वाइन कर लेना, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है आपकी, सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पढ़ो, मेहनत करो, दिन रात एक करो, और क्लास रिजल्ट आएगा तब एंजॉय करना। वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर। ओके, चलो बाय।